नमस्कार बच्चों, HS एकेडमी में आपका स्वागत है। हिंदी की सीरीज में हम आज बात करेंगे अयोग बाह पर। अयोग बाह, इससे पहले हमने स्वर और व्यंजनों की काउंटिंग करके सिखा दी है। वामन वर्ण कैसे होते हैं वो बता दिया है। वर्णमाला किसे कहते हैं वो बताया है। वर्ण समूह किसे कहते हैं वो बताया। जहाँ जहाँ पे संख्याओं के आधार पर प्रश्न को फंसाया जाता है वहीं पे मैंने क्लियर किया है। उसी सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं अयोग बाह की। अयोग बाह वैसे तो अंग और आह को कहते हैं, लेकिन और कितनी संभावनाएं हैं इनकी वो मैं बता देता हूं। अयोग बाह संख्या में 2 है। कितनी संख्या में? इनकी संख्या 2 है। संख्या कितनी है? 2। यहाँ पे मैंने लिख दिया था और लिख देता हूँ। संख्या कितनी है इनकी? 2। और 2 कौन से हैं? अंग और आह, अंगा और आह। एक इसकी विशेषता यह है, मैंने ये पाई चार्ट में बना के समझा दिया कि बस इतने से बिंदु याद रख लें। लैंग्वेज में बच्चे फंसते हैं, बातों को याद नहीं रख पाते सेंटेंस में, तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। आपको अच्छा लगे बना सकते हैं, नहीं तो किताब में जैसा लिख रहा है याद कर लें। तो संख्या के आधार पर मैंने बताया 2। जिनको कोई वहन नहीं करता, वहन मतलब ना तो अपने साथ स्वर रखते हैं और ना ही अपने साथ स्वर रखते हैं और ना ही अपने साथ व्यंजन इनको रख पाते हैं। इट मीन्स ना तो ये स्वर कहलाते हैं और ना ही ये व्यंजन। दोनों की सीरीज में नहीं है, ये अपना सिस्टम अलग ही रखते हैं, यानी कि अयोग बाह बिल्कुल स्वतंत्र है, अलग ही रहते हैं। ठीक, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया, ना तो व्यंजन के साथ ना ही स्वर के साथ, ये इनका वहन कोई नहीं करता। आवश्यकता अनुसार जब जब किसी को आवश्यकता पड़ती है इनको अपने साथ प्रयोग कर रहता है, लेकिन वहन करने का मतलब है ना तो ये अपने साथ रखते हैं व्यंजन और ना ही रखते हैं इनको स्वर। ना तो इनको काउंट कर सकते हैं स्वर और ना ही व्यंजन। कुछ प्राइमरी की किताबों में या कुछ ऐसी भूलवश किताबों में इनको स्वर में काउंट कर लिया जाता है, लेकिन वो बिल्कुल गलत है, वो सही नहीं है। अब इनको कहते क्या है? अंगा को कहते हैं या अंग को कहते हैं अनुस्वर। ये विशेष बात है, प्रश्न बस यहीं से आता है। आपको 2 चीज याद रहनी चाहिए, अंग और आह। और अंगा को कहते हैं अनुस्वर और आह को कहते हैं विसर्ग। अंग को क्या कहते हैं? जिसके ऊपर एक बिंदी लगी होती है उसको कहते हैं अनुस्वार। और जिसे विसर्ग के चिन्ह जिसको कहते हैं हम, ये संस्कृत में बहुत ज्यादा प्रयोग होते हैं। विसर्ग संस्कृत में चिन्ह बहुत ज्यादा प्रयोग होता है विसर्ग, तो इसको कहते हैं विसर्ग। तो बस 2 इसके स्पेशल नाम है। अंग को कहते हैं अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं 2 बिंदु को जो किसी भी वर्ण के बाद में लगाए जाते हैं। और अंग की खासियत क्या है? अंग किसी भी वर्ण के ऊपर लगता है। दोनों ही बात कंडीशन है, ये अंग के ऊपर हो सकता है। ऐसे प्रश्न यूपी पुलिस में बना दे कि अंग स्वर के अंत में लगता है या व्यंजन के या वर्ण के ऊपर लगता है, तो हम कहेंगे वर्ण के ऊपर लगता है। कौन? अंग। और आह कहाँ लगता है या विसर्ग कहाँ लगते हैं? आह का चिन्ह जो होता है विसर्ग के चिन्ह लगते हैं किसी वर्ण के बाद। दोनों कंडीशन आ सकती है। अब एक मैंने बताया आवश्यकता अनुसार दोनों लोग इनको प्रयोग करते हैं, लेकिन अपने साथ में काउंट नहीं कराते हैं। ये बात तो थी। ये बात जो हमने बताई है ये बात है अयोग बाह की। अयोग बाह का अर्थ क्या है? जिसका कोई वहन न कर सकता हो, जिसे कोई अपने साथ नहीं रखता है। दोनों तीनों बातें क्लियर होगी। बहुत छोटा सा टॉपिक है, यहीं से प्रश्न ज्यादा आता है, इसको महत्वपूर्ण मान लें। यूपी पुलिस या SI का प्रश्न यहीं से बन जाता है कि अंग को अनुस्वर, आह को विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का चिन्ह दे देगा, 4 विकल्प बताएगा और 4 विकल्प में से एक उठाना होगा। इनकी संख्या कितनी है? 2। ना स्वर में गिने जाते हैं ना व्यंजन में। बहुत छोटी सी बात थी, 3-4 बात मैंने बता दी है और दोनों चीजें अलग। एक और बताता हूँ, आगत स्वर किसको कहते हैं? आगत क्या है? सॉरी, आगत क्या? आगत वो है जो इंग्लिश के शब्द हमारे हिंदी में प्रयोग हुए हैं। आगत किसको कहते हैं? आगत का मतलब है वे जो हिंदी में प्रयोग, जो इंग्लिश से आके प्रयोग हुए। जैसे मैं लिख देता हूँ ऑफिस, जैसे मैंने लिखा ऑफिस, तो ऑफिस का मतलब क्या हो गया? ये आ जो आया, तो इसका मतलब ये जो है रेफ वाला जो लगाया ये क्या है? यही है आगत, यही है आगत। अब ये कहीं जगह आएगा। मान लीजिए डॉक्टर, जैसे डॉक्टर लिखते हैं कि नहीं, तो हम डॉक्टर में कैसे कहते हैं? डॉक्टर, ऐसे लिखते हैं ना, तो ये आ गया। फिर जो भी ऐसा आएगा, मतलब ये जो शब्द आए हैं, ये डॉक्टर जो शब्द आया है ये हमारा नहीं है ये दूसरी भाषा का। कौन सी भाषा का? इंग्लिश का। तो एक भाषा से, ऐसा नहीं कि हिंदी में सारे हिंदी के शब्द है, कुछ फारसी भी है, कुछ इंग्लिश भी है, कुछ जापानीज भी है, कुछ और तरह तरह की भाषा के शब्द हमारे भाषा में आए हैं, समय समय के साथ आते रहे हैं। तो ये तो आगत मैंने बताया। आगत में क्या होगा? इंग्लिश शब्द अगर दिखाई दे रहा तो हम आगत कहेंगे, और नहीं दिखाई दे रहा तो कोई बात नहीं, फिर उसका आगत नहीं कहें। अयोग बाह हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी सी
थोड़ी बात करते हैं हम स्वरों के आधार। ठीक है, आगे हम देखते हैं अगर मैं स्वरों का वर्गीकरण करूं, स्वरों का अगर वर्गीकरण करें तो स्वरों के वर्गीकरण में बहुत ज्यादा विचलित होते हैं, देखते हैं तो रिलते हैं बहुत ज्यादा बच्चे। ऐसा हमारे साथ भी पहले होता था, लेकिन जब हमने इसका सॉल्यूशन निकाला तो फिर ऐसे करना पड़ा इसको भी अगर हम पाई चार्ट के द्वारा देखें या फ्लो चार्ट में देख लें तो मैं ऐसे करके कर देता हूं। देखिए, एक तो मैंने जीव के प्रयोग के आधार पर बना दिया, एक मुख आकृति कितनी खुलेगी कितनी नहीं उसके आधार पर बनाया, और एक बना दिया ओष्ठ यानी होठ, ओष्ठ के आधार पर कि ओष्ठ कितने खुल रहे हैं, गोला बन रहा है क्या कम बन रहा है वो देख रहे हैं। तो मैंने तीनों के आकार बनाए, यानी कि स्वरों का हम मुख, जीभ और ओष्ठ के आधार पर कितने कितने प्रकार से बांट सकते हैं, ये हम सॉल्यूशन कर लेंगे एक ही लाइन में, एक ही पेपर पे याद हो जाएगा। जीभ के आधार पर 3 प्रकार से, मुख आकृति के आधार पर 4 प्रकार से, और ओष्ठ के आधार पर 2 प्रकार से, और 2 में भी फिर क्या हुआ, 2 में भी अलग अलग बढ़ते चले गए, उसके 4 हैं उसके 6 हैं, कोई बात नहीं। अब देखें जीभ के आधार पर अगर हम बात करें तो 3 प्रकार के हैं। ज्यादातर तो प्रश्न यहां से और यहां से पूछा जाता है, अभी यहां से प्रश्न बहुत कम बना है, हो सकता है यहां से प्रश्न बन जाए ओष्ठ के आधार पर, या यहां से बनाया और इसमें भी कहां से बनाया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न बनता रहा है, IMP चीज है। अब देखें जीभ के आधार पर 3 प्रकार, एक अग्रभाग, जीभ का एक आगे वाला भाग होता है, एक बीच वाला भाग होता है, और एक लास्ट वाला जहां से हमारी जीभ कंठ से बाहर आ रही है वहां वाला भाग, यानी पीछे वाला भाग, तो उसको कहते हैं पश्च भाग। मध्य भाग जो है उसको बीच वाला भाग कहते हैं, और सबसे आगे जो है उसको कहते हैं अग्रभाग। अगर हम अग्रभाग की बात करें तो इसमें 4 स्वर आते हैं, ई ए आई या ए आई ऐसे करके बोल रहे हैं, तो ये 4 आते हैं। मध्य स्वर में ज्यादा ध्यान रखेंगे, मध्य जो जीभ के आधार पर जो मध्य जीभ से बोला जाता है वो है ए, वो क्या है ए खाली। और पश्चिम में क्या बोला जाएगा, ए भी आएगा। आ कौन सा, इससे पहले जो मैंने बताया था आगत वाला, जो ऑफिस वाला था, ऑफिस, तो ऑफिस वाला ये जो आ है ये किससे बोला जाता है, ये पश्च भाग से बोला जाता है। जीभ के पश्च भाग का हमें सहारा लेना होता है। बात ये क्लियर हो गई, महत्वपूर्ण बिंदु है, ये तो हम याद रखेंगे, बाकी याद रहे या ना रहे, लेकिन इसको हम याद रखें क्योंकि यहां से प्रश्न बनता है। उसके बाद मुखाग्नि के आधार पर अगर हम देखें तो 4 प्रकार है। मुख की आकृति किस किस आधार पर बनेगी, वो 4 प्रकार से बनेगी। एक तो समृत एक समृत, एक अर्ध समृत। देखो व्रत, समृत और समृत दोनों अलग है, ये क्या है, एक तो समृत है एक अर्ध समृत है। अर्ध माने कम, देखो समृत का मतलब होता है कम खुलना, समृत का मतलब होता है मुख का कम खुलना, लेकिन अर्ध समृत का और थोड़ा अधिक खुलना। अब इसका मतलब ये नहीं कि और अधिक कम खुलना, इसका मतलब है थोड़ा और अधिक, ऐसा आएगा तो नहीं, मैंने बता दें इसमें ज्यादा भी दिमाग पे जोर ना दे, आएगा केवल ये कि ए से एडी या ओ ये क्या अर्ध समृत है या व्रत है, ऐसे आएगा, ये समृत है। तो हम कहेंगे ई उ और ऊ, ये जो 4 हैं ये क्या है, ये है भाई समृत स्वर। ये कैसे स्वर है, समृत, जिनमें मुख जो कम खुलता है, जिनमें मुख क्या होता है, कम खुलता है। उसके बाद अगर हम देखें दूसरे नंबर पे है अर्ध समृत, इसमें थोड़ा सा और अधिक खुलेगा, ध्यान रखें थोड़ा और अधिक खुलेगा समृत की अपेक्षा, यानी समृत की अपेक्षा थोड़ा आगे खुलेगा, ज्यादा खुलेगा, और वो है ए और ओ। ध्यान रखें आई और औ इसमें नहीं है, इसमें कंफ्यूजन की स्थिति, मुझे लगता है प्रश्न यहीं से आने वाला है, भाई ध्यान दे ले। इसमें ए और औ, यानी कि इसमें ए है और ओ है, औ नहीं है, एक मात्रा वाले हैं दोनों ही, ये दोनों ही, ये तो ऐसी मात्रा पे चलता है और ये किस मात्रा पे चलता है, ऐसे चलता है, तो दोनों ही ये मात्रा वाले हैं। और ये क्या है भाई, ये अर्ध समृत है दोनों, ध्यान रखेंगे इसको, ये अर्ध समृत। अब देखो विव्रत और अर्ध विव्रत, इसको याद करने का तरीका क्या है, समृत अर्ध समृत, विव्रत अर्ध विव्रत, दोनों बात आगे। विव्रत का मतलब वो अधिक खुलना, समृत का मतलब कम खुलना, विव्रत का मतलब बड़ा खुलना, ऐसा समझ लो। समृत का मतलब कम खुलना, अर्ध समृत और अधिक खुलना, और अर्ध विव्रत और कम खुलना, ठीक है, दोनों की बात। तो विव्रत का मतलब क्या हो गया, विव्रत में आएगा आ, विव्रत में क्या आएगा भाई आ, विव्रत में क्या आएगा आ।
और अर्ध संवृत में क्या आएगा, ए आएगा और आर एफ वाला, रैफ वाला मतलब ऑफिसर वाला या डॉक्टर वाला जो आएगा वो आएगा आ और ए आई ओ, ए आई ओ। अब के ओ नहीं है क्योंकि ओ कहा था, ओ आ गया था अर्ध संवृत में। औ आया कहां पर, औ कहां से आया, औ से औरत वाला कहां आया, अर्ध विव्रत में आया। तो हमने दो चीज बताई है, एक तो संवृत एक विव्रत। संवृत के साथ अर्ध संवृत चलता है, विव्रत के साथ अर्ध विव्रत चलता है। बात क्लियर हो गई। अब याद रखने की बात यह है क्योंकि जब हम बहुत सारा पढ़ लेते हैं तो फिर इसमें कंफ्यूजन होती है, इसीलिए मैंने सबको एक जगह लिख दिया है पाई चार्ट के द्वारा। आप देख सकते हैं एक ही नजर में सारा। पेपर में क्या होता है, अभी तो हमने जीभ के आधार पर पढ़े, उसके बाद में मुखाग्नि के आधार पर पढ़े। अब मुखाग्नि के अगर याद रह गए तो जीभ के भूल गए, और जीभ के आधार वाले याद रह गए तो ओष्ठ वाले भूल गए। तो ये मैंने तीनों चारों चीजें एक साथ एक ही जगह में लिख दी हैं। ये समझ सकते हो एक साथ में क्या कहना चाह रहा है। यहाँ तक तो बात होगी कंप्लीट, यहाँ तक तो बात होगी कंप्लीट। अगर मैं इसको थोड़ा सा और हल्का आसान कर लूँ क्योंकि यहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रही है, इसे मिटान देते हैं थोड़ा सा। अब करें हम कि व्रतमुखी। व्रतमुखी माने ओष्ठ, ओष्ठ कैसे बनते हैं, कितने गोल बनते हैं, कितने थोड़ा खुलते हैं, गोला बनता है, ओ के आधार पर बनता है। जैसे हम कुछ चीज बोलते हैं तो वो क्या है, तो व्रतमुखी का मतलब है ओष्ठ का बनना। मतलब ओष्ठ कैसे बनेगा उसके आधार पर हम बात करें तो ओष्ठ कैसे बनेगा उसके कह रहे हैं। विव्रती का मतलब है जो गोलाकार, या ओष्ठ कैसे बनेंगे। व्रत माने सर्कल होता है कि नहीं, व्रत माने कैसे होता है सर्कल। जब ओष्ठों का आकार कैसा हो जाए, जब ओष्ठों का आधार कैसा हो जाएगा, गोल हो जाएगा, ये गोल बनेंगे। किसी शब्द को बोलने में, किसी वर्ण को बोलने में, किसी स्वर को बोलने में, ओ ऊ जब बोलेंगे तो हमारे ओठों का आकार जो होता है, हमारे ओठों के बीच में, ओष्ठों के बीच में क्या बन जाता है, गोला बन जाता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, व्रतमुखी। व्रत माने सर्कल, सर्कल यानी गोला। तो जब हम ऊ को बोलेंगे तो हमारे ओष्ठों का आकार कैसा हो जाएगा, गोल। ऐसे ही बड़े ऊ को बोलेंगे तो उसका भी आकार कैसा बन जाएगा, गोल। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, व्रतमुखी। यह है व्रतमुखी या अर्धव्रतमुखी। इसका मतलब है आधा गोला बन रहा है, थोड़ा मुंह को जो ओष्ठ होते हैं वो थोड़े चपटे हो जाते हैं। इसका मतलब वो थोड़े ऐसे ना रह के वो आधा गोला बनता है, ऐसे करके गोला बन जाता है। यानी कि पूरा गोला तो नहीं बनेगा, तो आधा गोला बनेगा। आधा गोला का मतलब समझ तो ऐसे करके बन रहा, तो ऐसे करके ओष्ठ बन जाएंगे। तो वो कौन कितने होते हैं, 6। 6 कौन कौन से हैं वो, ए आ ई और ए आई। तो कितने हो गए, 6 बन गए। तो 6 कैसे हैं, ये अर्ध व्रतमुखी हैं। और ये कैसे हैं, 4 क्या है, व्रतमुखी है। व्रत माने जब ओष्ठों का आकार गोल बने, किसी स्वर को बोलते हुए जब होठों के बीच में गोला बन जाए तो उसे कहते हैं व्रतमुखी। और जब गोला आधा बने उसे कहेंगे अर्ध व्रतमुखी। दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद अगर हम तीनों चीजों को एक साथ ओवरव्यू में मैं देखूं तो याद कैसे रख सकते हैं। एक हमने करा जीभ, एक हमने करा मुख, एक हमने करा ओष्ठ, बाकी सबको भूल जाए। केवल 3 चीजें याद रखिए, जीभ, मुख, ओष्ठ। जीभ के आधार पर हमने बताया 2-3 प्रकार, अग्र, पस, अग्र, मध्य, पस। इसमें मैंने बताया मध्य बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य क्या महत्वपूर्ण है, ए, मध्य स्वर, मध्य जीभ से बोला जाता है ए। मुखाग्नि में मैंने क्या बताया महत्वपूर्ण, मुखाग्नि में मैंने बताया ये वाला संवृत। मुखाग्नि में हमने बताया संवृत, ये मुझे लगता है ज्यादा अच्छा। संवृत जिसमें कम मुंह खुलता है, और अर्धसंवृत में जिसमें और अधिक मुंह खुलता है, संवृत से अधिक, ठीक। विव्रत का मतलब जिसमें अधिक मुंह खुलता है, और अर्धविव्रत में जिसमें कम मुंह खुलता है। ये दोनों बातें एक दूसरे के अपोजिट है। वैसे अभी तक इसमें परिभाषा से सवाल नहीं आया है, केवल यही पूछता है। आप मेरी बातों पर ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि अर्धविव्रत में कितना मुंह खुल रहा है या नहीं, ये आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको याद क्या रखना है, केवल ये कि संवृत में कौन सा स्वर आ रहा है, अर्ध संवृत में कौन से स्वर आ रहे हैं, और विव्रत में क्या आ रहा है। इसमें महत्वपूर्ण ये भी है भाई, विव्रत में क्या आता है, विव्रत में केवल आ रहा है, और ऐसे ही अर्ध मध्य भाग की जीभ से बोला जाने वाला आ है। ये आपको तीनों बातें इसमें जरूर याद रखनी है, ठीक है। इससे अभी प्रश्न नहीं पूछा गया, लेकिन आगे संभावना हो सकती है जो पूछ ले। ये हमारा टॉपिक था। मैंने क्या कहा, स्वरों के वर्गीकरण को अलग अलग ना पढ़ के एक पाई चार्ट बना दिया। आप चाहें तो इसको बना सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो किसी को सब्सक्राइब करने के लिए बोल सकते हैं, शेयर करें, लाइक करें, और चैनल को आगे हमारे सपोर्ट करें। थैंक यू, धन्यवाद।